सनतों के शहर में पावर लूम्स इंडस्ट्री पर नाहों की नौबत। महंगी बिजली, महंगा यान, कपड़े की मांग में कमी बहरान की वजह करार दे दी गई। फुल कैपेसिटी पर लूम चलने का दावा करने वाली हुकूमत लूम सेक्टर की सुनने को तैयार नहीं। पावर लूम सेक्टर ने मुख्तलिफ जोन्स में एक एक रोज का नागा शुरू कर दिया। नागा होने से दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों में बात फाकों तक पहुंच जाएगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगा यौन और लोकल मार्केट में कपड़े की मांग में कमी, इस वक्त दोबारा पावर लूम सेक्टर पे एक बहरान आ चुका है। एक दिन का नागा शुरू हो चुका है क्योंकि पावर सेक्टर मालकान ये कहते हैं, पावर लूम सेक्टर मालकान कहते हैं हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि खाली लूमों को चलाकर अपना जो है वो काम चला जाए। तो ये नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के और साबका चेयरमैन है और पाकिस्तान कॉटन पावर लूम एसोसिएशन के। अच्छा, सब क्या हालात हैं कि एकदम से नागा आ गया, जहाँ पीटीआई सरकार कही थी मजदूर नहीं मिल रहा? बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें खुद ही कवर कर दी। जो हालात हैं इस वक्त, यार महंगा होने की वजह से ना तो हमें धागा मिल रहा है और ना आगे कपड़े की प्राइस सही मिल रही है। तो मजबूरन हम ये अब सोच रहे हैं कि 24 घंटे का नागा करें एक हफ्ते में, और ये सेक्टर वाइज होगा। सब सेक्टर हफ्ते में एक एक दिन नागा करेंगे। अगर हालात बेहतर ना हुए तो हम सोच रहे हैं कि शायद इसको 2 दिन पे ले जाएं। तो मतलब ये बिल्कुल ना हमें मजदूरों के लिए पैसे मिल रहे हैं। हमारे लिए जो है ये हमने आखिरी जो तनख्वाह दी है ये बड़ी मुश्किल से दी है। बाज़ार बिल्कुल डेड है, लोकल बिल्कुल ना बाइंग सेल हो रही है, ना कोई उसकी सर्कुलेशन हो रही है। सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वज़ीर तजारत, उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई पॉलिसी ऐसी लाएँ कि यान की प्राइस जो है नीचे आए, ताकि ये जो दावे करती थी गवर्नमेंट के हमने अब मजदूर नहीं मिल रहा, अब काम नहीं मिलेगा मजदूर को, जो आगे हालात जा रहे हैं मजदूर को काम नहीं मिलेगा, जिसके बुनियाद के ऊपर जो मजदूर है इस वक्त शदीद कर्ब के अंदर शिकार भी होगा कि आने वाले दिन किस सबका पिस रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर हमें ज्वाइन किया है टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड जफर इकबाल सरवर ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सनतों के शहर में पावर लूम इंडस्ट्री पर नाहों की नौबत आ पहुंची, आखिर इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनफैक्ट यान की किल्लत है और जो यान की जो एक्सपोर्ट हो रही है उसकी वजह से यान की शॉर्टेज हो गई है। और जो पावर लूम इंडस्ट्री है या दूसरी भी जो हाई टेक इंडस्ट्री है उसको सप्लाई नहीं मिल पा रही है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत असरअंदाज हो रही है। और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे भी डेफिनेटली जो इनपुट महंगी होने से जो प्राइस है वो नहीं मिल रही। तो इस वजह से वो अंडर प्रेशर है और ये बड़ी खतरनाक साइन है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइन है। क्योंकि जो हमारा मैनिफेस्टो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसमें यही था कि हमने वैल्यू एडेड सेक्टर के ऊपर जाना है, ना कि रॉ मटीरियल की एक्सपोर्ट करनी है। तो ये एक डिजास्टर है और मैं समझता हूँ कि हमें वक्त से इस पर काबू डालना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा एक गैप बन जाएगा पाकिस्तान में। और जो टेक्सटाइल में आज हमने बूम हासिल किया है वो बूम जो है वो बैक फायर भी कर सकता है। सर, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का। आपको बताएं कि सनतों के शहर में पावर लूम्स इंडस्ट्री पर नाहों की नौबत, महंगी बिजली, महंगा यान, कपड़े की मांग में भी कमी बहरान की वजह करार दे दी गई है। जंग में डीसी ऑफिस के बाहर मजदूरों का धरना तीसरे रोज में दाखिल। मजदूरों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप। मजदूरों का उजरत में इजाफा होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि जंग में डीसी ऑफिस के बाहर मजदूरों का धरना तीसरे रोज में दाखिल। मजदूरों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप। मजदूरों का उजरत में इजाफा होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। उवैस, एहतजाज के मुतालिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में मजदूरों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। मजदूरों की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया है, जबकि जो है वो डिप्टी कमिश्नर को आने वाली सड़क भी जो है वो ब्लॉक करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इस हवाले से हमें लेबर कौमी मूवमेंट के रहनुमा चौधरी तनवीर मौजूद से बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो किस जानिब जा रही है? तीसरा रोज़ है, ताहाल मुतालबात मंजूर नहीं हो पाए। सर, हम पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं क्योंकि पंजाब में जो 14.28% उजरत में इजाफा हुआ है, तकरीबन पूरे पंजाब में अमल दरामद हो गया है। जंग के मिल मालकान हद धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो एक पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं। वो कभी उलझाने में मसरूफ़ हैं कि ये इंतज़ामिया को उलझा रहे हैं मुसलसल। हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने
हमारी उजरत में इजाफा किया है 14.28%, उस पे अमल दरामद किसने कराना है? ज़िले इंतज़ामिया ने कराना है। अगर ज़िले इंतज़ामिया अमल दरामद नहीं करवा सकती तो फिर रेवेन्यू लैंड एक्ट के तहत इनके करोड़ों रुपए के नादहिंदा गहान हैं, सोशल सिक्योरिटी के और दीगर अपना इदारों के, इन्होंने करोड़ों रुपए देने हैं। रिकवरी किसने करनी है? ये हमारा रेट भी बढ़ा दे तो रिकवरी तो फिर भी होनी चाहिए, क्योंकि रिकवरी करनी है। डीसीओ साहब ने किसी मजिस्ट्रेट को मुकर्रर करना है जो इनको या रिकवरी देंगे या इनको जेल में डालेंगे। हम चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज हम तीसरा दिन है, पुरअमन बैठे हैं। क्या जंग में एक कंकरी भी अगर किसी तरफ से किसी को मारी गई है तो हम जिम्मेदार हैं। हम पुरअमन रह के क्या इस मुल्क में पुरअमन रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना या अपना हक मांगना क्या जुर्म है? बिल्कुल नहीं। हम अपना हक मांग रहे हैं। जैसा कि फैसलाबाद में 10% तमाम सेक्टरों में इस उजरत में इजाफा, फैसलाबाद में तकरीबन 40 सेक्टर हैं, 40 में से 39 सेक्टरों में 10% उजरत में इजाफा हुआ है। एक सेक्टर में जो 8.5% सदार में हुआ है। हम कहते हैं कि जो फैसलाबाद में हुआ है, हम वो कोई तमाशा नहीं बनाना चाहते। हालांकि सीट तो पाबंद है, रियासत पाबंद है। जो गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया है जो 14.28%, वो रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर अमल दरामद कराएं। हम फिर भी नहीं कहते, हम कहते हैं जो फैसलाबाद में 10% उजरत में इजाफा हुआ है वो हमें दे दिया जाए। मतलब कि 4.28% जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया उजरत में इजाफे को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कौन सी कॉलोनी को एनओसी जारी हुआ, कौन सी बगैर एनओसी बनी? महकमा माहौलियात फैसलाबाद मुसद्दिका रिकॉर्ड मुरतब न कर सका, धड़ाधड़ कॉलोनियां बन गई। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में जितनी भी कॉलोनी या पंजाब भर में कहीं पर भी नई हाउसिंग कॉलोनी बनती हैं तो उनमें महकमा माहौलियात का एक एनओसी भी लाजमी चाहिए होता है। इसके अलावा वासा और महकमा इनहार का एनओसी भी जो है वो दरकार होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद में 116 से ज़ायद कॉलोनीज़ जो हैं वो बनी हुई हैं और महकमा माहौलियात के ज़राए के मुताबिक बेशतर कॉलोनी ऐसी हैं जिनका महकमा माहौलियात का एनओसी ही जारी नहीं हुआ। इस मामले को देखते हुए डायरेक्टर जनरल माहौलियात की जानिब से ना सिर्फ एफडीओ को लिखा गया कि वो तमाम कॉलोनीज़ जो कि एफडीए की हदूद में बनी हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत पंजाब के साथ शेयर किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ महकमा माहौलियात को भी इस हवाले से मरासला भिजवाया गया। डीजीएफडी की जानिब से भी जो था वो महकमा माहौलियात को भिजवाया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अभी भी मुसद्दिका रिपोर्ट जो है वो ना तो महकमा माहौलियात की जानिब से एफडीए को जो है वो इरसाल हुई, ना ही इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब को वो जो जामे रिपोर्ट थी वो मुरतब की जानी थी वो उनको इरसाल की जा सके। इस वाले से महकमा माहौलियात ज़राए के मुताबिक इसके ऊपर जो है वो स्क्रीनिंग का अमल जो है वो जारी है। इसके अलावा महकमा माहौलियात की जानिब से ये फैसला किया गया था। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत की ऑटो पॉलिसी काम करने लगी। गाड़ियों के प्रोडक्शन और फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा। फैसलाबाद में रवा साल माह जुलाई के दौरान गाड़ियों की फरोख्त 31% बढ़ी। मजीद तफसीलात जानेंगे शिराज बर्ड से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो इसमें प्रोडक्शन भी गुज़िश्ता साल की निस्बत 31% ज़्यादा रही है, उसके साथ साथ सेल भी ज़्यादा रही है। इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? इन हालात के बावजूद जहां पर इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो कोविड का शिकार है और हर बिजनेस जो है इस वक्त वो डाउनफॉल का शिकार नज़र आ रहा है, इसके बावजूद ऑटोमोबाइल पाकिस्तान के अंदर ये सेक्टर जो है वो तरक्की किस तरीके से कर रहा है, सेल्स क्यों बढ़ रही, इस पर गुफ्तगू करने के लिए टोयोटा कैनाल से मेरे साथ इस वक्त मलिक ज़हीर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि वो अपनी एक्सपर्ट राय के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। ज़हीर साहब बताइएगा, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न्स हैं कि इन हालात के बावजूद भी हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बूस्टअप हो रहा है, लोगों ने गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदी हैं, ज़्यादा लीज़ की हैं, व्हाट कुड बी द रीज़न? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे ओपिनियन के लिए मुझे यहाँ पर आप आए। सबसे पहले तो देखें, हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो जिस खित्ते में आबाद है उस पर जो बाकी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उस पर
کرونا کے جو ایفیکٹس ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان میں کرونا کے ایفیکٹ اللہ کے فضل سے اس کے مقابلے میں بہت کم ہوئے ڈیو ٹو دی پالیسیز آف دا گورنمنٹ. اور ہر ایک اس میں سب کو کریڈٹ جاتا ہے, خاص طور پہ جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرسٹ ریٹ کی اسٹیبلٹی, جو انٹرسٹ ریٹ پچھلے 1-1.5 سال سے نہیں بڑھ رہے تھے اور کم کیے انہوں نے گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ, اس کی وجہ سے ایک بائنگ پاور لوگوں کی بڑھی. اور گورنمنٹ نے ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس کی وجہ سے جو اکانومی جو تھی, جو 2 سال پہلے جو اکانومی کی پوزیشن تھی اس کے مقابلے میں اکانومی بہتر ہوئی, پرسنٹیج بہتر ہوئی, جی ڈی پی آپ کی گروتھ بہتر ہوئی. اور اس کا ایفیکٹ ظاہری بات ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں آیا, اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں آٹو موبائل از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹر. اب اس ضمن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ آٹو سیل بڑھی کیسے اور کیوں بڑھی. آٹو سیل بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آلریڈی پاکستان جو ہے 2017 میں پاکستان میں تقریباً 2.5 لاکھ گاڑی بنتی تھی, 2.5 سے 2.25 لاکھ گاڑی نہیں بنتی تھی, اور 70,000 گاڑی پاکستان میں باہر سے آتی تھی. گورنمنٹ نے رولز کی جو یوز کار کی امپورٹ کو ڈسکریج کرتے ہوئے لوکل مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کیا, جس کی وجہ سے نئے پلیئرز آئے, جس میں آپ نے دیکھا کہ ہنڈائی, کیا اور پروٹون, ایم جی وغیرہ یہ سارے آئے جنہوں نے لوکل پلانٹ لگائے, لوکل انویسٹمنٹ کی, اور ڈسکریج کیا یوز کار کی امپورٹ کو. جب یوز کار کی امپورٹ کو ڈسکریج کیا تو وہ جو کوانٹٹی تھی, وہ جو 70,000 کی کوانٹٹی تھی, وہ کہیں نہ کہیں تو جانی تھی, وہ پھر ڈیوائیڈ ہوئی لوکل مینوفیکچرنگ. لوکل گاڑی کو پریفر کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے جو آٹو موبائل پالیسی متعارف کروائی گئی ہے, اگر وہ لانگ لاسٹنگ رہتی ہے تو اس کی سیل میں اور اس کی پروڈکشن میں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اب بات کریں گے قاتل وائرس کے حوالے سے. کرونا کے وار ایک بار پھر تیز, دن بدن کیسز میں اضافہ. ڈویژن میں 24 گھنٹوں کے دوران 1 مریض جاں بحق, 28 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. فیصل آباد میں 17, ٹوبہ میں 8, جھنگ میں 3 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ڈویژن میں 24 گھنٹوں کے دوران 1 مریض جاں بحق, 28 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. فیصل آباد میں 17, ٹوبہ میں 8, جھنگ میں 3 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ کرونا کے وار ایک بار پھر تیز, دن بدن کیسز میں اضافہ. ڈویژن میں 24 گھنٹوں کے دوران 1 مریض جاں بحق, 28 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. فیصل آباد میں 17, ٹوبہ میں 8, جھنگ میں 3 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ کرونا کے وار ایک بار پھر تیز, دن بدن کرونا کیسز میں اضافہ. ڈویژن میں 1 مریض جاں بحق, 28 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. 1 مریض جاں بحق, 17 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے. ٹوبہ میں 8, جھنگ میں 3 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ کرونا کے وار ایک بار پھر تیز, دن بدن کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ڈویژن میں 24 گھنٹوں کے دوران 1 مریض جاں بحق, 28 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کم عمر بچوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات نہ تھم سکے. فیصل آباد میں تھانہ ٹھیکریاں والا کے علاقے میں محلے دار کی 5 سالہ بچی سے زیادتی. ملزم بچی کو ورغلا کر اپنے گھر لے گیا. بچی کی چیخ و پکار پر اہل علاقہ اور والد ملزم کے گھر پہنچے اور ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. آپ کو بتائیں کہ کم عمر بچیوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات نہ تھم سکے. فیصل آباد میں تھانہ ٹھیکریاں والا کے علاقے میں محلے دار کی 5 سالہ بچی سے زیادتی. ملزم بچی کو ورغلا کر اپنے گھر لے گیا. بچی کی چیخ و پکار پر اہل علاقہ اور والد ملزم کے گھر پہنچے اور ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ کم عمر بچیوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات نہ تھم سکے. فیصل آباد میں تھانہ ٹھیکریاں والا کے علاقے میں محلے دار کی 5 سالہ بچی سے زیادتی. ملزم بچی کو ورغلا کر اپنے گھر لے گیا. بچی کی چیخ و پکار پر اہل علاقہ اور والد ملزم کے گھر پہنچے اور ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ کم عمر بچیوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات نہ تھم سکے. شادی شدہ بیٹی زنجیروں میں بند, گھر میں قید. ہرکانی چک 221 ننگلی میں باپ بیٹی کے خلاف مقدمہ درج. پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا, خاتون کو بازیاب کروا لیا. آپ کو بتائیں کہ شادی شدہ بیٹی زنجیروں میں بند, گھر میں قید. ہرکانی چک 221 ننگلی میں باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا, خاتون کو بازیاب کروا لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شادی شدہ بیٹی زنجیروں میں بند, گھر میں قید کر دی گئی. تھرکانی چک 221 میں باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس نے مخبر کے اطلاع پر چھاپہ مارا, خاتون کو بازیاب کرا لیا ہے. خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم کی روک تھام کے لیے اینٹی ریپ کرائسس سیل اور جینڈر پروٹیکشن یونٹ قائم کر دیا گیا ہے. فیصل آباد میں خواتین اغوا, ڈکیتی, چوری, فراڈ اور منشیات فروشی جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہونے لگے.
संगीन जराइम के बारे 12 साल की बच्चियां भी मुलव्विस हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ख़वातीन और बच्चों को जराइम पेशा अनासर से महफूज रखने के लिए एंटी रेप क्राइसिस सेल भी कायम कर दिया गया है और फैसलाबाद में ख़वातीन और बच्चों को जराइम पेशा अनासर से बचाने के लिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। ख़वातीन और बच्चों को जराइम पेशा अनासर से महफूज रखने के लिए और उनके साथ अगर कोई जुर्म हो जाए तो मुल्ज़मान को सख्त सज़ा देने के लिए अमेंडमेंट तरमीम की जा रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के अथॉरिटीज़ का जो है क़याम अमल में लाया जा रहा है, आर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं, मगर दूसरी जानब जो ख़वातीन खुद जराइम में मुलव्वस हो रही हैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाने को कोई भी तैयार नहीं। फैसलाबाद पुलिस के दादो शुमार में होशरुबा इंकशाफात हुए जिसमें यह बताया गया कि 7 माह के दौरान फैसलाबाद में लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए जिनमें 5 ख़वातीन मुलव्वस पाई गई, जबकि अगवा के वाक़यात में 16 ख़वातीन रवा साल मुलव्वस पाई गई। 2 ख़वातीन डकैती के मामलात में, जबकि 26 ख़वातीन ऐसी थी जो चोरी के वाक़यात में मुलव्वस पाई गई। इसी के साथ साथ 13 ख़वातीन की जानब से मुख्तलिफ नौइयत के फ़राड किए गए, जबकि मंशियात फरोशी में 3 ख़वातीन मुलव्वस रही हैं। इन ख़वातीन को जराइम में मुलव्वस होने का ज़िम्मेदार कौन है? ये मुआशरे की बेहिसी है या तरबियत की कमी है या उनके या मुआशी हालात ऐसे हैं कि मुआशी हालात के बायस ऐसा किया क्या? बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, झंग में महकमा लोकल गवर्नमेंट की 85 स्कीमें तरक्याती हदफ पूरा करने में नाकाम, जबकि तहसील कौंसल झंग तो अपनी 6 तरक्याती स्कीमें शुरू ही ना कर सकी, जिसके बायस 151 मिलियन की स्कीमें इल्तवा होने का शिकार का खदशा बढ़ गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, आगाह कीजिएगा। झंग में महकमा लोकल गवर्नमेंट ने कुल 85 स्कीमों की मंजूरी दी थी जो कि तमाम तहसील कौंसल्स को दी गई, जिसमें तहसील कौंसल झंग, तहसील कौंसल शोरकोट, अहमदपुर सियाल और 18,000 की स्कीमें शामिल थी और कुल 85 स्कीमें थी जिसमें टफ टाइल, सोलिंग, नाली और जो सेवरी की छोटी छोटी स्कीमें हैं, मरम्मत की स्कीमें हैं, वो तमाम की तमाम शामिल थी। और तमाम तरह स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से 3 माह का हदफ दिया गया था कि इन 3 माह के अंदर तमाम स्कीमों को मुकम्मल करवाना है, लेकिन इस तो 1.5 माह से ज़्यादा गुजर चुका है और अभी तक स्कीमों के ऊपर 50% से भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। अगर हम बात करते हैं तहसील 18,000 की, तो तहसील 18,000 में सिर्फ 13% काम मुकम्मल हुआ है, जबकि तहसील कौंसल झंग में सिर्फ 49 स्कीमों पर काम शुरू किया गया है, जबकि 6 स्कीमें अभी तक शुरू ही नहीं हो सकी। जबकि तहसील कौंसल शोरकोट ने अपनी 4 स्कीमों के ऊपर 50% काम मुकम्मल कर लिया, जबकि तहसील कौंसल अहमदपुर सियाल में सिर्फ 36% काम मुकम्मल हुआ है। और ये तमाम तर स्कीमें 151 मिलियन की स्कीमें थी, लेकिन अभी तक इन तमाम स्कीमों के ऊपर काम जो है वो चल रहा है और ये अभी 50% के ऊपर भी नहीं पहुंच सकी, जबकि सिर्फ काम मुकम्मल होने में सिर्फ 1 माह बाकी रह गया, जिसके बाद जो डेडलाइन है वो मुकम्मल हो जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ जितनी भी स्कीमें हैं वो तमाम की तमाम रोक दी गई हैं और मुहर्रम के हवाले से जो तमाम तर इंतजामात हैं वो तहसील कौंसल और कॉरपोरेशन मुकम्मल कर रही हैं, जिसकी वजह से महकमा लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें एक दफ़ा फिर इल्तवा का शिकार हो सकती हैं। लेकिन इस वाले से डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि हम तमाम तर स्कीमों को मुहर्रम के बाद तरजीही बुनियादों के ऊपर मुकम्मल करवा लेंगे, जिसके बाद शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम तैयब सैफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहमदपुर सियाल में शोरकोट लिया रोड गढ़ महाराजा मंडा चौक के मकाम पर जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अम्मार यासिर से। अम्मार, बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, शोरकोट को लैयत से मिलाने वाली मरकजी शाहराह जो है वो गढ़ महाराजा मुंडा चौक के मकाम पर टूट फूट का शिकार है। सड़क पर बड़े बड़े जो है वो गड्ढे बन चुके हैं, जहाँ जो है अक्सर बारिश के औकात में बारिशी पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों और इलाका मकीनों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर इस हवाले से देखा जाए तो मुहर्रम उल हराम की आमद है और ये मेन रोड है और इसी मेन रोड के अतराफ जो है वो इमाम बारगाहें भी मौजूद हैं, जहाँ से अज़ादरान इमाम हुसैन इसी रोड से जो है इन बारगाहों में भी जाएंगे और मजालिस अज़ा और जलूस अज़ा के भी ये जो है मेन रूट हैं। तहसील इंतज़ामिया को निशानदही के बावजूद ताहाल जो है इस मरकजी शाहराह पर कोई जो है मरम्मती काम का आगाज़ नहीं किया गया, ना ही पेशवर किया गया और ना ही जो है वो कोई दूसरे इक़दामात बरूएकार लाए जा सके, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ रिहायशी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस वजह से? जी बिल्कुल, ये लिया और शोरकोट को मिलाने वाली मेन आशा है। यहाँ पर बहुत बड़े खड़े बन चुके हैं, जब बारिश का पानी यहाँ पे खड़ा होता है तो हमें यहाँ से गुजरने में बहुत मुश्किलात का सामना होता है। तो जब बारिश ख़त्म होती है तो यहाँ पे जो ये पत्थर हैं ये उड़ उड़ कर हमारी दुकानों
دنوں میں ہمیں بہت سارا ڈسٹرب کرتے ہیں، لیکن محکمہ ہائی وے کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اوپر سے محرم الحرام کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ قریب پہنچ رہا ہے، لیکن ہماری محکمہ ہائی وے سے اپیل ہے کہ پیش ورک کیا جائے یا اس روڈ کی مرمت کرائی جائے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران جو ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے. روڈز کی مرمت کی جائے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بلدیات بحالی کا جھانسا دے کر حکومت دن پورے کرنے کے لیے کوشاں ہے. بلدیاتی نمائندگان کا اگست کا پہلا ہفتہ گزرنے پر بھی نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کا شکوہ. 31 دسمبر تک بلدیات کی مدت ختم ہوگی. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے. عبدالرحمان بتائے گا بلدیاتی نمائندگان کا کیا کہنا ہے. جب بات کی جائے بلدیات کے حوالے سے تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کو بحال نہیں کیا جا رہا. عدالتی نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود جو یہاں پر حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری نہ کر کے ان کو بٹھایا نہیں جا رہا، اداروں کو فعال نہیں کیا جا رہا. کن ایشوز کا اس وجہ سے سامنا جانتے ہیں؟ UC چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہے. طارق صاحب بتائیے گا کیا کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہی ہے، جو بلدیات کا ادارہ ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے نا وہ حل کرنے میں بہتر ہوتا ہے. تو انہوں نے تو ہمیں نکال ہی دیا. جیسا کہ معزز عدالت نے ہمیں بحال کیا، تو میں سمجھتا ہوں اچھی ریاست، اچھی حکومت وہی ہوتی ہے جو عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرے. اسی سے ملک ترقی کرتا ہے، اسی سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، اسی سے ہی گورنمنٹ کی اچھائی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بحال کرنا چاہیے فوری طور پہ. اختیارات دینے چاہیے عدالت کے حکم کے مطابق. جو عدالت نے ڈیسیژن دیا اس سے یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کے حل ہوں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، گورنمنٹ کے لیے بھی اس میں بہتری پیدا ہوتی ہے. ضلعی وائس چیئرمین رانا ذوالفقار صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور حکومت کیوں بحال نہیں کر رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جو اس بلدیات کے بارے میں بات چیت اکثر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جس کی وجہ سے بلدیاتی نمائندوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. لیکن اس حکومت نے جو عدلیہ کے فیصلے کو نامنظور کیا ہے، یہ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ نہیں زیادتی، یہ عوام کے اصل عوام کی حق تلفی ہوئی ہے. کیونکہ بہتر عوام کا جو مینڈیٹ تھا، عوام نے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہے. کیونکہ اگر یہ بلدیاتی نمائندے پراپر کام کرتے تو انہیں کرنے دیا جاتا. لیکن جو گلی محلے کا کام ہے، سیوریج کا کام ہے، پانی کی اب بارشیں حالی موسم میں بارشیں ہو رہی ہیں، اس کے جو نکاسی کا انتظام وہ کوئی نہیں ہے پراپر، گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی. اس میں بھی پراپر کام کر رہے تھے. اور جو صفائی کا نظام ہے اس پہ بھی ڈسکس معاملات جو کافی بہتر ہو رہے تھے. جو بلدیاتی اگر جو یونین کونسل میں ہے، کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے یا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے اب عوام کو جتنی دشواریاں ہیں یہ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ عوام کے ساتھ اتنا ظلم ہے. اب جب بلدیاتی نمائندے کام کر رہے تھے، یونین کونسل بحال تھی، وہ ڈیتھ اور سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ ان کی دہلیز پہ انہیں دیا جاتا تھا، تو عوام بہت خوش تھی. لیکن اب عوام کے لیے دشواریاں اور مشکلات کا سامنا ہے. تاکہ اس لیے ہم عدلیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس پہ نظام کو بحال کیا ہے اور اسے پراپر اختیارات بھی دلائے جائیں تاکہ یہ پورے اپنے پہلے کی نسبت بہتر طریقے سے آپ عوام کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبا ٹیکسنگ میں وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیٹ سسٹم کا ادارہ 2 سال عرصے کے بعد دوبارہ کھلا تو منمانیاں شروع کر دیں. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے. شاہد بتائیے گا. بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں اگر بات کریں خدا کر کے وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیٹ جو ہے دفاتر بالآخر 2 سال کے عرصے کے بعد کھل چکا ہے. چند روز قبل جو ہے سٹی 41 نے بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ یہ دفتر گزشتہ 2 سال سے بند ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی انسپیکشن ہونا ناممکن ہے. لیکن اب جو ہے 2 سال کے بعد کھلا ہی ہے، تو وہ تمام جو معاملات تھے، تمام جو چیزیں تھیں، وہ دوبارہ سے جو ہے گاڑی ڈرائیور پر ڈال دی گئی ہیں کہ جو 2 سال اس انسپیکشن کی نہیں ہو سکی گاڑیوں کی، ان کے جرمانے بھی ان ڈرائیور پر، گاڑی مالکان پر ڈالے گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ میرے ساتھ کوئی لوگ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی. آپ بتائیے گا، آپ ہی یہاں پہ آئے ہیں انسپیکشن کروائیے گاڑیوں کی، کیا کہا کہ یہاں سے لیٹ فیس ڈال رہے ہیں جی ہم کو. تقریباً 3000 بن رہے تھے، 1400 زیادہ لیا انہوں نے چارجنگ لیے لیٹ فیس.
जी बिल्कुल इस रंग की बात सुनी। 1400 रुपये 2 साल का यानी कि टीका इनको लगाया गया है और ये कहा जा रहा है कि लेट फीस है, लेकिन हालांकि अगर बात करें तो 2 साल दफातर इनका खुद बंद रहा है कोरोना की वजह से। कुछ और भी यहाँ पे ड्राइवर मालका मौजूद है, आप बताइएगा वजह क्या है? अगर दफातर बंद था तो इसकी चट्टी आपको क्यों डाली जा रही है? जी हम दफ्तर 2-3 दफ़ा रब्ता किया, वो कह रहे हैं कि जी आप ऐसा करें कि जब ये दफ्तर खुलेगा तो फिर उसके बाद आप पासिंग करवाएं। दफ्तर बंद था, जब हम पासिंग करवाने आए हैं तो हमारे साथ पैसे थोड़े बनते थे, लेकिन इस वक्त पैसे तकरीबन 6500 के लगभग बन रहे हैं। उन्होंने बोला कि जी ये आपको फाइन पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत पंजाब का एक कौमी निसाब के सिलसिले में प्राइवेट और सरकारी स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार खुमन से। जी वकार, इस मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। पंजाब में यकसा कौमी निसाब के निफाज के बाद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो सरकारी स्कूलों के प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं इनकी तरबियत का फ़ैसला किया गया है। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट की जानिब से इन असातिज़ा को मुख्तलिफ मराहल में तरबियत दी जाएगी। इस हवाले से जो तमाम डिप्टी कमिश्नर और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं इनको इक़दामात करने के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। जो इनरोल्ड असातिज़ा हैं पहले ही पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिस्टम में जो इनरोल्ड लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले सकेंगे। 12 अगस्त से 20 अगस्त तक इनरोलमेंट की जाएगी। उसके बाद 26 अगस्त से जो इनकी जो तरबियत के लिए क्लासेस का बैचेस का आगाज़ किया जाएगा। इस तरबियत के दौरान इनको जो कौमी निसाब बनाया गया है पूरे पंजाब में, जिसका 2 अगस्त से नफाज किया गया है, इसके बारे में इन असातिज़ा को ब्रीफिंग दी जाएगी कि किस तरह इस निसाब को लेके चलना है, तलबा को किस तरह पढ़ाया जाएगा और जो नए टीचिंग मेथड्स हैं इनके बारे में भी इनको तरबियत दी जाएगी। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद और चिन्योट के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने 16वें से 17वें स्केल में तरक्कियों के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग शुरू करा दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। श्री जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद और चिन्योट के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। प्रमोशनल ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में पहला बैच जो बनाया गया है 70 असातिज़ा उसमें 4 हफ्तों की ट्रेनिंग हासिल करेंगे, जिसमें 16 से 17 स्केल की प्रमोशन के हवाले से उनको तमाम ट्रेनिंग जो है वो फराहम की जाएगी। इस हवाले से CEO एजुकेशन हेमस्तियान ने आज कायद अकेडमी का विजिट भी किया। उनसे बात करते हैं कि प्रमोशनल ट्रेनिंग में किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा, क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, और इस हवाले से चूंकि SST हेडमास्टर बनने जा रहे हैं तो किन किन अहम पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जितने हमारे चिन्योट और फैसलाबाद से तकरीबन 70 के करीब हमारे टीचर्स हैं जो कि नेक्स्ट 17 के ऊपर प्रमोशन उनकी होगी। तो बेसिकली जो भी किसी स्कूल के अंदर मैनेजमेंट के जितने भी मामलात होते हैं उनके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फंड्स कैसे यूज़ करने हैं, डिसिप्लिन को देखना होता है। इससे पहले वो चूँकि टीचिंग प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो अब उनको हमने हेडमास्टर की पोस्ट पे प्रपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो है उसको एक हेडमास्टर को जो भी काम करने पड़ते हैं फंड यूटिलाइजेशन के हवाले से, बिल्डिंग को फिट रखने के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, वो सारी चीज़ें जो है बाकायदा तौर पर उनके टॉपिक सेलेक्ट होते हैं तो उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें बाकायदा तौर पर उनके ट्रेनिंग के डिसिप्लिन हैं, उनका ड्रेस कोड है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी जो को करियर एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, तमाम असातिज़ा जो कि प्रमोशन के लिए अहल हैं और SST से हेडमास्टर बनने जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में मॉनसून ट्री प्लांटेशन कैंप के तहत सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतियाना ने प्रिंसिपल मोहम्मद यूनुस के हमरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, शजरकारी मुहिम के मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कमालिया में मॉनसून ट्री प्लांटेशन भरपूर अंदाज के साथ जारी है। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतियाना ने प्रिंसिपल मोहम्मद यूनुस के हमरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पौधा लगाकर यहाँ पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। बड़ी तादाद में प्रोफेसर हैं जो कॉलेज के, वो भी मौजूद थे। बात मैडम बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर पौधे लगाए जा रहे हैं, किस हद तक ज़रूरी हैं पौधे और कितने पौधे लगाए जाएंगे तहसील कमालिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान के लिए ही नहीं, जितने भी जानदार हैं उन सब की ज़िंदगी की बका के लिए पौधे लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे तो अपने लिए ऑक्सीजन की कमी को हम कर देंगे। हमारे मुल्क पहले ही उन मुल्कों में शुमार हो रहा है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा वेदर
चेंजेस आ रही हैं, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। और आपको पता ही होगा कि 2-3 दिन पहले 20,000 पौधे जो हैं वो कमालिया में लगाए गए हैं और इंशाल्लाह ये 2 लाख से ज़्यादा की हम लोग प्लांटेशन करने का इरादा रखते हैं। और यही नहीं बल्कि टोबा टेक सिंह को क्लीन एंड ग्रीन ज़िला बनाने के लिए भी इसके मुहिम का भरपूर आगाज़ किया गया है। थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि 2 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। 209 रेबे में जश्न आज़ादी कबड्डी कप का फाइनल खेला गया। 208 रेबे और 209 रेबे के दरमियान मुकाबला देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। चक 209 रेबे में जश्न आज़ादी कबड्डी कप का फाइनल मैच खेला गया। इवेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। 208 रेबे और 209 रेबे के दरमियान फाइनल देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। 208 रेबे ने 29 जबकि 209 रेबे ने 31 पॉइंट्स हासिल किए। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 पॉइंट्स के साथ 209 रेबे ने मैच जीत लिया। इस मौका पर बेहतरीन छापी करार पाने वाले नौजवान बिलाल का कहना है कि हुकूमत कबड्डी के फरोग के लिए इकदाम करे। 209 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖੇਲੇ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। सेक्रेटरी रीजनल कबड्डी एसोसिएशन तैयब गलानी ने अपने मखसूस अंदाज में पंजाबी अशार पढ़कर कबड्डी मैच का हवाल बयान किया। सब्ज हलाली परचम जेदा तारा चन निशान शाला रहंदी दुनिया तिकर वसे पाकिस्तान सोने वर्गा पानी एदा तारियां वर्गी रेत दही दी फुट्टी वंगर खिड़े एदे कपा दे खेत लै लै करदियां फसलां एदियां खेती चुंबर पान शाला रहंदी दुनिया तिकर वसे पाकिस्तान। आखिर में जश्न आज़ादी कबड्डी कप की जीतने वाली टीम 209 रेबे के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। लोगों की खुशियां में बैंड बाजा बजाकर खुशियां बांटने वालों के दुख मुनफरिद। दुखी हालत में भी फैसलाबाद जुगते नॉन स्टॉप। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सारी दुनिया के दुख एक साइड ते पर बाजे आने का दुख एक साइड ते। इन्हां दा कोई अपना ही दुख है। इन्हां दा कहना वा कि अगर कोई चंगी शादी मिल जाए सानू वास्ते पा देंदे आ। बहुती गल आ रक्शे ते कंडक्टर आप बन के चल जाइदा। जे ज्यादा तो ज्यादा VIP माहौल मिल जाए तो अर्बन मिल जाती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हवा कोई नहीं लगती। कोई बाजे वाले मेरे नाल मौजूद आ, गल करते हैं। सर जी बड़े दुख ने, तुसीं दस रहे सी मैनू की मसाइल आउंदे आ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਜਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ? जनाब एक बड़े 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 दुख ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੂਰੀਆਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ? ਉਹ ਇੰਜ ਵੇਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਫੋਲਾ ਵੇਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਘੂਰੀ ਨੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ? ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 8-10 ਬੜੇ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਚ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਬਨ ਲਿਜਾਈ ਦੀ ਆ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਾਜੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਆ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਕਿ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦੇ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਤੇ ਐਵੇਂ 8000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੰਜ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਫੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਡਬਲ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਵਰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।